नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 5 जनवरी। 5 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। तो देखिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या हैं। जेल सुधार, जिसमें हम प्रिजन्स में क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में है। वन अधिकार के अधिनियम, भारत की जो है पहली वाटर के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर। डिमोनेटाइजेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। जातिगत भेदभाव समानता के ऊपर। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रिजन के रिफॉर्म्स। जो हमारा यहाँ पर प्रिजन है, प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। तो हमारा ये आर्टिकल है पूरा जेल के सुधार के ऊपर। जो हमारे यहाँ पर जेल सुधार की चीजें हैं, इंडिया यहाँ पे क्या तैयार कर रहा है? इंडिया यहाँ पर जेल में जेल की आबादी कम करने की दिशा में कुछ ना कुछ स्टेप ले रहा है और सुधार की चीजें की जा रही है। देखो सबसे पहले तो हम ये पढ़े कि जेल का मतलब क्या है, प्रिजन का मतलब क्या है। तो देखो भाई, जेल अधिनियम 1894 के तहत जो है कारागार या प्रिजन वो एक ऐसी जगह है जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के रूप में कैदियों को हिरासत में रखने के लिए स्थायी और अस्थायी रूप से यहाँ पर काम की जाती है, जिसमें हर प्रकार के भूमि और भवन शामिल होते हैं। ये तीन स्तर पर होते हैं: तालुक स्तर, जिला स्तर, जोनल स्तर। तीन स्तर पे ये उपलब्ध रहते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में अभी अगर हम बात करें तो कुल आबादी जो है कैदियों की वो संख्या 4.2 लाख है पूरे भारत के अंदर। और सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरी एआरसी रिपोर्ट जो आई थी, एआरसी का मतलब क्या होता है? एआरसी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये जो पहली कमीशन आई थी ना, इसी के तहत भारत में लोकपाल बनाने का भी आदेश दिया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 4.2 लाख कैदियों की ये संख्या अन्य देशों जैसे कि यूएसए, चीन और की तुलना में जो है वो पूरी उनकी जो आबादी के प्रतिशत के मामले से कम है हमारी ये संख्या। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कुछ जगह जो कारागार है, जो हमारे कारागार है, जेल है, वो बहुत भीड़ भाड़ भी है। भारतीय जेलों की जो अगर हम औसत उनकी दर देखें तो 115% है। ठीक है। भारतीय जिलों की कुल जो 2007 में 140% से घटकर 115% हो गई है। इतनी गिरावट के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जेलों में आज भी भीड़ भाड़ है। ठीक है, जेल कम है यहाँ पर जो है क्योंकि ऐसा होता है क्या है, ऑलमोस्ट जितने ऐसे लोग हैं ना वो अभी विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब क्या है कि उनका ट्रायल चल रहा है, उनके ऊपर अभी तक वो दोषी नहीं साबित हुए हैं, अभी भी उन पर आरोप लगे हुए हैं और अभी भी उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो उसमें से बहुत सारे मतलब 68% ऐसे कैदी हैं जो विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब है यहाँ पर उन अपराधों के लिए दोषी नहीं पाए गए जिन पर उन पर आरोप लगाए गए। अभी उनका जो है फाइनली रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक उस चीज की पूरी जजमेंट यहाँ पर तैयार नहीं हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं विचाराधीन अंडर ट्रायल, अभी ट्रायल चल रहा है। प्लस अप्राकृतिक तरीकों से उनकी मौत की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 2015-16 के बीच जो है उनकी मौत की जो संख्या है वो बढ़ करके दुगनी हो गई है। और कैदियों के बीच में आत्महत्या की दर जो है वो भी यहाँ पर 77 आत्महत्याओं में से पहले जो है वो कम थी, अब 28% जो है यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, 102 हो गई है। प्लस मानसिक स्वास्थ्य भी उनका कुछ सही नहीं रहता। प्रिजनर्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आत्महत्या यहाँ पर करें। तो भारत में जो कैदियों की मानसिक व्यवस्था है वो भी आज के समय में चिंताजनक है। और जो जेल है उनमें कर्मचारियों की भी बहुत कमी है। भारत में जेल जो है इस अधिनियम के तहत ही सारी चीजें चल रही है। जो 1894 का अधिनियम आया था उसी के तहत ही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो उसके लिए अभी एक प्रॉपर जो है कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जो है कुछ भी एक
आप कह लीजिए अभी तक उसके लिए कोई भी रूल्स नए आए ही नहीं है। जो पुराने रूल चल रहे हैं ना, उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। कोई नया रूल अभी तक उसके ऊपर आया ही नहीं है। और भारत में जो जेलों की स्थिति है ना, वो भी आपको पता है, मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि बहुत सी ऐसी भारतीय जेलें हैं जो ब्रिटिश काल में ही निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है, अभी हम देख रहे हैं कि समाज में जो अपराध की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो उसके तहत जेलों की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, जेलों का निर्माण भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो जो हमारी भारत में जो जेलों की व्यवस्था है ना, कुछ खास देखने को हमें मिलती नहीं है। काफी ज्यादा खराब व्यवस्था है हमारे आज के समय में। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये एक एक आर्टिकल समझना है कि ये चीजें देखने को मिल रही है। प्लस जमानत से इनकार हो रहा है। जेल की आबादी का 68% अभी मैंने आपको बताया ना क्या है, विचाराधीन है, मतलब कि अंडर ट्रायल है। उसका ये चीज है, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुकदमे लड़ नहीं पाते हैं। लड़ने के लिए उनको जमानत प्राप्त करना या कानूनी प्रतिनिधि को वहन करने में विफल रहते हैं। और ऐसे टाइम पीरियड में जो एक विचाराधीन कैदी जो होते हैं, वो यहाँ पर जो है, और जो खूंखार अपराधी होते हैं, जो और ज्यादा बड़े बड़े लेवल के क्राइम कर चुके होते हैं, वो उनके काफी करीब रहते हैं। जिससे ये होता है कि भाई वो भी आगे चल के शातिर अपराधी, क्योंकि है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत में वो रहेंगे, वैसी करके संगत भी देखने को मिलती है। प्लस जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में न्यायिक जो लंबितता है, वो जो जुडिशरी यहाँ पर उनके पास जो बैकलॉग्स हैं वो कितने ज्यादा है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़, और अगर मैं बताऊं अभी के टाइम पीरियड में तो 3 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे आंकड़े हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि देश भर में जितनी भी जेल है वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। प्रणालीगत भेदभाव भी किया जाता है। क्यों, आपको पता है इस चीज के लिए, जो भी यहाँ पर लोग रिश्वत देने में सक्षम रह जाते हैं, उनको यहाँ पर जो है फायदा मिल जाता है। उनको वहां पे रिश्वत मिलती है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा सुविधाएं भी जेल में मिल जाती हैं। और जो लोग यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े कैदी होते हैं, उनके साथ जो है एक अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। और उनको जो मेन आधारभूत मानवीय गरिमा जो चाहिए होती है, उनको उससे भी वंचित रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भेदभाव जो है, ये पूरा जोरों शोरों से जेल के अंदर देखने को मिलता है इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है। साथ ही साथ सुधारात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव है। यहाँ पर ना लोग, या फिर जो सरकार है या फिर जो हमारा पूरा प्रशासन है, वो उनको जो है यहाँ पर ठीक करने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है। अगर ठीक करने की कोशिश की जाए तब भी वो एक बेहतर उपाय निकल के आए, कुछ और चीजें बढ़े। पर यहाँ पर ठीक करने की भी कोशिश नहीं की गई है ना। सो यहाँ पर ठीक करने की कोशिश होती तो शायद और सही कुछ हो सकता था। पर यहाँ पर जो है, ठीक करने की भी यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है। तो एक ना, एक वो विचार होती है, एक विचारधारा, एक वो अप्रोच होना, वो एक सोच का होना, वो सोच का आज के समय में बहुत बड़ा अभाव है। ठीक है ना। तो ये एक चीजें जो है यहाँ पर प्रभाव नहीं क्रिएट कर पा रही। तो अब हमारी सरकार ने क्या कुछ कभी किया है क्या, देखते हैं भाई क्या क्या चीजें करी हैं। तो अगर हम बात करूं कि क्या कभी किया है, तो देखो, एक मैनुअल 2016 में निकाली गई थी, जिसके तहत ना नए रूल्स बनाए गए थे कि भारत के हर एक कैदी के लिए, हर एक प्रशासन के लिए एक एक रूपता कानून बनाया जाएगा। ठीक है। एक ही कानून होगा जिसके तहत जो भी उस कानून में लिखा है वो सबको मानना होगा। ऐसा नहीं कि अपनी अपनी स्टेट अपने अपने तरीके से यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक कानून जो कि सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो वो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने आर्टिकल 39A में भी लिखा है ना हमारे यहाँ पे, कि हर पर्सन को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। गरीब और कमजोर वर्गों के लिए एक निःशुल्क कानूनी सहायता देनी चाहिए। तो ये भी सरकार जो है वो कोशिश करने में जुटी है। इसके तहत ही हमारा डीपीएसपी ना, आपने पढ़े होंगे डीपीएसपी, राज्य के दिशा निर्देश तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके तहत ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या सरकार की तरफ से कोशिश है, जितने भी हमारे कारागार हैं उनका आधुनिकीकरण योजना
उनको आधुनिक रूप से और बेहतर बनाया गया है। ये स्कीम 2002 और 3 में लॉन्च की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे कारागार हैं, बंदी हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की गई थी। और इस योजना में कई जेलों का निर्माण करना, जेलों की मरम्मत करना, उसमें नवीनीकरण करना, उसमें स्वच्छता और जल आपूर्ति के काम करना, ये सब काम की गई थी। प्लस यहाँ पे जेल के प्रबंधन के लिए ई जेल परियोजना भी की गई थी। नई नई उस पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। तो ये कुछ अभी तक स्टेप्स लिए जा चुके हैं, पर आगे के समय में इसमें और भी चेंजेस आने चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। अभी तक तो देखो कुछ ज्यादा ख्याल रखा नहीं गया सरकार द्वारा इन चीजों पर यहाँ पर जैसे कि चलो अपराधी भी है, वो भी है तो इंसान ही। अगर वो जेल में बंद है, सजा काट रहा है अपनी, जो भी उसने क्राइम किया है, तो वो सब चीजों के लिए भी थोड़ा सा तो सरकार को यहाँ पर जो है उनके लिए भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो उसी के प्रोसेस में ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब इसमें और क्या होना चाहिए, क्या सही चीजें कर सकते हैं, तो आप कुछ यहाँ पर कदम बढ़े। अगर आपसे कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं कि ऐसे विचाराधीन व्यक्ति जितने भी होते हैं उनको जमानत पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, जिन्होंने 7 साल तक के कारावास के अपराधों के लिए अपनी अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है। प्लस एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कैदियों का रिकॉर्ड रखा जाए, एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। जेल कर्मियों को कैदियों के साथ साथ व्यवहार करने की दिशा में प्रशिक्षित करना होना चाहिए। जो जेल के कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो एक एक आइडियल बिहेवियर जिसको हम कहते हैं वो अपनाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं किया जाता। आइडियल बिहेवियर आज के समय में भी अपनाया नहीं गया है, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनको आइडियल बिहेवियर अपनाया जाए। जितने भी सजा काट रहे कैदी हैं उनको जितनी भी मजदूरी दी जाती है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, उनसे काम करवाया जाता है ना। और उसको वैश्विक मानदंड के बराबर रखाना चाहिए, ताकि जब वो बाहर आए तो उनकी वित्तीय स्थिति भी थोड़ी ठीक ठाक हो। और उनको ये सुनिश्चित करने के लिए एक बार बाहर जाने पर कैदियों को समाज में ठीक से एकीकृत किया जा सके, ठीक है। और जेलों में उनकी कमाई की संभावना बढ़ाने को थोड़ा सा जो है नए नए कौशल कार्यक्रम को स्टार्ट करना चाहिए। और एक बनानी चाहिए यहाँ पर जेलों के लिए राष्ट्रीय कारागार आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई आयोग भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस तरीके का कोई भी एक कारागार आयोग स्थापित होना चाहिए जो इस तरीके से प्रिजन्स के लिए यहाँ पर काम कर सके, उनके नवीनीकरण के लिए, उनके आधुनिकरण के लिए नए नए स्टेप्स ले सके। और किशोर जितने भी अपराधी हैं उनको जेल में कठोर अपराधियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, वो किशोर अपराधी कठोर अपराधियों के साथ मिलकर उनका माइंडसेट भी वैसा बन जाएगा। जब उनका माइंडसेट वैसा बन जाएगा तो जो हमने जिस उद्देश्य से उनको जेल भेजा है कि चलो वो अपनी सजा काटे और उसको सुधारे, तो कल को तो वो सुधरेगी नहीं चीज, उसमें तो और खराब हो सकता है चीजों को। तो ये काम जो है उनको रोकने के लिए ये काम किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसे मानसिक रूप से बीमार कैदी है तो उसको दूसरे जो है वो एक अलग से जो है एरिया में बंद करके रखना चाहिए। बंद करके मतलब उसको एक अलग सा रूम होना चाहिए, वो बाकियों के साथ ना रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, हमारे जो भारत के 3 मुख्य अंग हैं, इनको यहाँ पर लोगों की दुर्दशा को कम करने के लिए एक प्रभावी समाधान तंत्र यहाँ पर विकसित करना चाहिए, जिसकी वजह से आग के बदले आग का समर्थन करने वाले नए उपकारक यहाँ पर नए नए उपाय करने की आवश्यकता। तो ये सब सरकार द्वारा जो है वो काम किए जाने चाहिए। तो ये कुछ सुधारक कार्यक्रम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आपसे कभी भी पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हो। ये है यहाँ पर, ये जो है सिचुएशन आप देख सकते हो। 10 ओवर क्राउडेड प्रिजन कहाँ कहाँ की है? छत्तीसगढ़, दिल्ली। दिल्ली में तो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, सुना ही होगा सब लोगों ने इसका नाम। मेघालय, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, केरल, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब है यहाँ पर भारत की 10 ओवर क्राउडेड प्रिजन्स, ठीक है। तो ये सब कुछ होना चाहिए। और कितने लॉयर्स हैं वो भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, भारत की जेल जो है वो इतने ज्यादा क्राउडेड है आज के समय में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम। भारत में वन के अधिकारों के अधिनियम के बारे में है यहाँ पर कि हमारे भारत में अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, उन्होंने यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम पर नए कानूनों को जो है प्रभाव में लाने की यहाँ पर तैयारी सोची है। देखो, जून 2022 में जो हमारा मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन वाला, उन्होंने यहाँ पर जो 1980 के तहत एक ऑलरेडी जो रूल चल रही है उसमें चेंजेस लाने की बात करी थी। जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर एसटी है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि आर्टिकल नंबर 338A में लिखा हुआ है, जो कि 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है, वो ये कहता है कि वन संरक्षण के जितने भी नियम हैं उनके कारण वन के अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि नए नियम जो बनाए गए हैं उनमें जितने भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति करनी है उसके तहत भूमि में परिवर्तन आएगा, जिसके लिए ग्राम सभा की सहमति को समाप्त रखने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर रूल बनाने की बात कर रही है। तो उसी के तहत यहाँ पर जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम था 1980 वाला, वो ये कहता है कि देश में जितने भी वन हैं उनको संरक्षण करने के उद्देश्य से ये लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो अपनी केंद्र सरकार की अगर आप बिना परमिशन के किसी भी गैर वन उद्देश्यों के लिए वन के भूमि का उपयोग करते हैं तो उसको आपको रोका जाएगा, उसके लिए प्रतिबंधित किया गया, उसके लिए आपको रोका गया है यहाँ पर। और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत क्या बोला गया कि वन में जितने भी लोग पहले से रहते आ रही हैं, ऐसे आदिवासी समुदाय, जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनको यहाँ पर वन में जितने भी संसाधन रिसोर्सेज हैं उनके अधिकारों को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए अधिकार दे दिया गया, क्योंकि भाई उनकी आजीविका डिपेंड करती है उसके ऊपर, उनकी जो डेली लाइफ है, उनका जो डेली के जो मतलब एक उसके ऊपर वो आश्रित है, अपनी अपने आवास के लिए, अपनी खर्चों के लिए, अपने डेली कामों के लिए वो उसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, उनकी जरूरतें हैं वो वाली। तो ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। एक जगह आपको परमिशन लेनी है, वो कह रहा है भाई 1980 वाला जो अधिनियम है वो कह रहा है कि आप केंद्र सरकार की परमिशन लेगी, और वन अधिकार अधिनियम 2006 तो कुछ और बात कह रहा है। तो यहाँ पर जो है ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो वन अधिकार के अंतर्गत जो है आपको ग्राम सभा के पास अधिकार दिए गए हैं कि आप वहां पर जो भी जैव विविधता है वहां के जितना भी वन्य जीवन है, वहां के जितने भी जंगल हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, जल के स्रोत हैं, ये सारी चीजों को संभावित करने के लिए आपको यहाँ पर क्या बोला गया, ग्राम सभा के पास अधिकार है, वो वहां पे रोक टोक भी लगा सकती है, परमिशन भी दे सकती है, वो सब कुछ यहाँ पर इनको अलाउ कर। तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना दोनों बातें आपस में। तो उसी के तहत ये चीज निकल के आई है। ये जो है हमारी नेशनल कमीशन फॉर एसटी, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान यहाँ पर लगाया है कि ये क्या चीज है। सो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा भी एक अत्यधिक अधिकार प्राप्त निकाय है, क्योंकि जनजातीय आबादी जो है वो जानती है कि वहां पर जो है जितनी भी योजनाएं हैं उनमें क्या उनकी भूमिका हो सकती है। तो अगर हम बात करें अब नया जो आ रहा है, फॉरेस्ट को लेकर के नए रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके अंदर 1980 वाले अधिकार को थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर के आए गए हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कानूनी रूप से ये चीज मान्य नहीं है। और वो नई प्रक्रिया क्या कह रहे हैं, नए कानून क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई नए नियमों के अनुसार अगर हमें हर चीज को सुव्यवस्थित करना है और हमें सामूहिक निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपको जो है पेड़ों और जंगलों के जितना भी पारिस्थितिक मूल्य है उसमें आपको नई नई चेंजेस अलाउ करने होंगे। आप जो भी यहाँ पर नया डिसीजन लेते हो, आपको किसको ध्यान में रखना है, जो उस एरिया के पारिस्थितिक मूल्य हैं आपको उनमें ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे क्यों लेकर के आया गया है, उपरोक्त मुद्दों पर अंतिम निर्णय में पहुंचने की दिशा में एक समय सीमा यहाँ पर तय की गई है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर जो इसके अगेंस्ट क्या चीज बात चल रही है कि जो भी स्टेज 1 की क्लियरेंस होती है, स्टेज 2 की क्लियरेंस होती है, वहां पे ग्राम सभाओं की जो अनिर्वाय रूप से सहमति लेना है उसको खत्म कर देना चाहिए। प्लस जितने भी यहाँ पर निजी क्षेत्र हैं, समूह हैं, उनमें यहाँ पर वनवासियों की सहमति के बिना जंगलों को काटने की अनुमति दी गई है, जो कि गलत है ना। इसी के तहत जो आप कहोगे कि वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होता है ये सेकंड वाले पॉइंट के तहत। तो इस तरीके से ये पूरा एक एक्ट है। अभी तो देखो ये पूरा सिर्फ बात चल रही है इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पर ये एक एक्ट में पूरा आर्टिकल लेके आई हूँ, पर इसमें भी और चेंजेस आएंगे। अभी ऐसा नहीं कि लिख दिया और फाइनल हो गया, अब इसमें चेंजेस अभी और आएंगे, धीरे धीरे इसमें नए नए प्रकार की बातें कही जाएंगी, नए नए चेंजेस आएंगे। अभी तो जब नए नए चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ पूरा बताती रहूंगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसमें क्या क्या और चीजें ऐड होंगी, या उसमें अभी और क्या नई नई चीजें बन सकती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी पूरी चीजें, अभी हम उसको समझेंगे धीरे धीरे करके, अभी वो भी पॉइंट आएगा समझने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहली बार भारत में सारे स्टेट मिनिस्टर्स की जो है वाटर के ऊपर, क्योंकि हमारा प्लान है विजन 2047। विजन 2047 के तहत हम लोगों को यहाँ पर अभी भोपाल में ये मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसमें हम लोग यहाँ पर वाटर के ऊपर डिसाइड करेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा 2047 तक। तो इंडिया एट द रेट 2047 के लिए हम लोगों ने एक्शन प्लान तैयार किया है, कार्य योजना, परिकल्पना प्रलेख तैयार किया है। तो अगर हमने ऐसा कोई प्रलेख तैयार किया है तो उसको हमें क्या करना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी ना। तो तैयारी कैसे होगी, पहले वाटर के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो उसी के तहत यहाँ पर जो है अभी 5 और 6 जनवरी को यहाँ पर मीटिंग हुई है, 2023 में होनी है। ठीक है, अब मतलब होएगी, आज और कल हो रही है। तो वो जो थीम है उसकी क्या रखी गई है, थीम है उसकी वाटर विजन 2047। ठीक है, जिसमें आगे आने वाले समय में जो भारत का जल क्षेत्र है ना, तो जल क्षेत्र कैसे हमें एक अच्छा बना सकता है, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या डिसाइड करे हैं, 5 P को डिसाइड किया है। क्या है वो 5 P? इंग्लिश में बताऊं तो पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा, पब्लिक फाइनेंसिंग, लोक वित्त, पार्टनरशिप, साझेदारियां, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, और सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता। इन सब से जो है यहाँ पर संबंधित जो है विचार करना है। यहाँ पर इन सब पे डिसाइड किया गया कि हमें क्या करना होगा, इन सब के ऊपर हमें विचार करना होगा, ये डिसाइड किया गया है। तो ये सब कुछ इसके अंदर फैक्ट्स हैं, आप लोगों को ये भी याद रखने हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव से, इन्हीं इन्हीं चीजों को जो है उनकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पूर्ण सत्र यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर वाटर विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए सम्मेलन को यहाँ पर जो है हर चीज उसका एजेंडा तैयार होगा। ठीक है, और इसके होंगे 5 यहाँ पर सेशंस। पहला होगा जिसमें क्या बात होगी कि जल की कमी, जल की अधिकता और पहाड़ी इलाकों में जल सुरक्षा। इसके ऊपर बात होगी कि भाई जल की जो कमी चल रही है, जल की अधिकता हो रही है, पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से सुरक्षा पे ध्यान देना है। प्लस जहाँ पे जितना भी बेकार चला जाता है पानी, पानी यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करना, उन सब चीजों के ऊपर बात होगी। और मैदानी स्तर पर जितने भी समुदाय हैं उनकी भागीदारी को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। तीसरा सेशन होगा जिसके अंदर जल प्रशासन पे बात की जाएगी कि जल को हम कैसे एक तरीके से हर राज्य को एक साथ काम करना है, ताकि जल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर किसी स्टेट को जल ना मिलने की वजह से स्ट्रेस से जो गुजरना पड़ता है वो समाप्त किया जा सके। चौथे में हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई भारत में जितना भी जलवायु परिवर्तन आ रहा है उसके तहत हमें उसका समाधान करना है। जलवायु परिवर्तन में जितने भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं जिसका असर हमारे पानी के ऊपर पड़ रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5वां सत्र जो इसका आखिरी सत्र होगा, उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि भाई हमें जल की गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जल की गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से हम जल को और इसमें चीजें ठीक कर सकते हैं। तो जल की गुणवत्ता जो है यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। क्वालिटी, जो जल की गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करना है, जिसमें हम लोग जितना भी पेयजल है, सतह पर मौजूद जितना भी जल है, भूजल की गुणवत्ता है, उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर विचार करने का सोचा जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो वाटर से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, आर्टिकल में मैंने कवर भी किया था और क्वेश्चन भी पूछा था, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का यहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ है। और इस समिट के तहत, ये पूरा जो समिट हुआ है, इसके तहत क्या डिसाइड किया है कि हम किस तरीके से जितनी भी छोटी नदियां हैं, जो हमारी स्मॉल रिवर्स हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी में डिसाइड किया गया कि हम किस तरीके से हमारी जितनी भी छोटी नदियां हैं उनमें हम किस तरीके से पानी और पानी की जैसी सुविधाएं, इन सबको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा आर्टिकल है यहाँ पर, ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आर्टिकल जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल बन सकता है, तो वाटर के ऊपर आप काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। हाल ही में देखिए, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितना भी 2016 में यहाँ पर जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया।
काफी इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी रूलिंग यहाँ पर दी है। चलिए वो हम समझते हैं इस चीज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात कह दी है कि हमारा जो हमने ये 2016 8 नवंबर 2016 का जो ये डिसीजन आया था, जिसमें हमारे 500 और 1000 रुपए को यहाँ पर विमुद्रीकरण कर दिया गया था, वो एक फैसला सही है। ये 4:1 की सीट से यहाँ पर आया है, जिसमें एकमात्र एक ऐसी जो है वो एक वुमेन जज थी, जिसमें 5 लोग बैठे थे, 5 में 4:1 से यहाँ पर डिसीजन दिया है उन्होंने, जिसमें एकमात्र वुमेन जज बी नागराथन ने यहाँ पर बोला है कि ये डिसीजन जो है वो गलत था। इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पे, जो है मैं बता देती हूँ। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा जो निकाला है आपने, ये एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड थी। ठीक है, नो मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ, सार्थक तत्वों का उपयोग नहीं किया गया है। उनके हिसाब से ये पूरी चीज गलत थी। लेकिन जो बाकी के सारे जो और जितने भी 4 लोग बैठे थे, उन्होंने क्या बात बोली है? उन्होंने बोली है कि ये पूरी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये पार्लियामेंट के साथ और आरबीआई के साथ मिलकर डिसीजन लिया गया, तो ये एक सही डिसीजन था। ठीक है, पढ़ेंगे इसको हम यहाँ पर। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने यहाँ पर बाकी बहुमत से असहमति जताते हुए ये बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 26(2) के तहत जारी की गई ये सरकार की यह अधिसूचना गैर कानूनी है, गलत है। उन्होंने बोला संसद जो है वो लघु रूप से राष्ट्र में, कहा कि संसद के बिना लोकतंत्र कभी भी पनप नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली है, और बाकी सबने इस तरीके से बात बोली है कि ये ठीक है। बाकी जितने भी थे यहाँ पर, जस्टिस बी आर गवई, ठीक है, उन्होंने, और अब्दुल नाजीर, ए एस बोपन्ना, वी रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो ये पूरा प्रोसेस तैयार किया गया, ये वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया गया कि केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण की सिफारिश पर विचार करने के लिए केंद्र बोर्ड को सलाह देने की पहल दी थी। यहाँ पर जो गवई है, उन्होंने ये बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो ये 26(2) की धारा है, इसके तहत ही यहाँ पर जो है 8 नवंबर को जो है ये पहले चीजें लागू कर दी गई थी, और पहले ही सरकार और रिजर्व बैंक ने एक दूसरे के साथ परामर्श कर लिया था। तो जो भी किया है वो एक दूसरे के साथ परमिशन से किया है, गलत कुछ भी नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज सही बोली है यहाँ पर। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ बोला है? देखो, बहुत छोटा सा काम है, काम बहुत छोटा है, पर ये चीज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, काम भले ही छोटा है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, ये ब्रिटिश सरकार भी पहले कर चुकी है, भारत की सरकार भी 1978 में काम कर चुकी है। पर इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो बहुत बड़ा आता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस चीज का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्पैक्ट पे अभी तक कोई बात नहीं करी है। अभी उन्होंने सिर्फ ये चीज बताई है कि ये हुआ है, इम्पैक्ट पे आज तक कोई बात नहीं करी है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर याचिकाकर्ता है जितने भी थे, उनको इस तर्क को खारिज कर दिया है कि विमुद्रीकरण जो है, डिमोनेटाइजेशन, ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। उन्होंने ऐसा मानते हुए कहा है कि इस तरह के निर्णय जितने भी लिए गए, निर्विवाद रूप से अत्यंत गोपनीयता और गतिशीलता के साथ ही लिया जाता है ऐसे डिसीजंस को। अगर इस तरह की खबरें पहले ही लीक हो जाएंगी, तो ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि इसका रिजल्ट कितना विनाशकारी होगा। ये आप भी सोचो, अगर इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती तो क्या हाल हो जाता उस समय। तो यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो आप जानते हैं कि नकली मुद्रा, काले धन और जितना भी आतंक का वित्त पोषण है, उसको खत्म करने के लिए उचित उद्देश्यों के लिए लिया गया था, इसलिए ही नोटबंदी यहाँ पर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 4 जजेस के मुताबिक, ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो बहुत ही एक समझदारी की पहल थी, और आरबीआई के साथ डिसीजन करके ली गई चीज है। तो ये एक सही पहल है सरकार। तो विमुद्रीकरण जो है बेसिकली, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक है, वो क्या डिसाइड करता है कि जितने भी मुद्राएं हैं उनका चलन जो है, कुछ मुद्राओं को चलन से यहाँ पर रोक सकता है। इस निर्णय के बाद ये मुद्राएं या तो रद्दी में बदल जाती हैं, या फिर इनको बैंकों में जमा करवा दिया जाता है, जिसके बाद उनको नई मुद्राएं यहाँ पर दे दी जाती है। उद्देश्य क्या होता है इसका? भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, जितनी भी जालसाजी होती है उस पर रोक लगाना, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप यहाँ पर पैसा देते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जितना भी पैसा दिया जाता है, उस पर निरंकुश लगाना, उस पर रोक लगाना, और जितने भी कर अधिकारियों के समक्ष जो भी यहाँ पर आय होती है, उसमें काला धन जो आता है उसको जब्त करना। ठीक है, और आप यहाँ कहेंगे कि अगर ये सब चीजें हुई हैं तो उससे हुआ क्या है, उससे फायदा क्या मिला है?
इसके बाद से डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया। भारत अब बहुत ज्यादा कैशलेस होता जा रहा है। हम लोग यहाँ पर 10 रुपए के लिए भी जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जितने नए आयकर दाता यहाँ पर उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। नकली मुद्राएं पकड़ी गई हैं, जिसकी वजह से जो पहले अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, आज कुछ हद तक वो खत्म होता जा रहा है। बैंक में लोग ज्यादा जमा करवा रहे हैं, गतिशीलता बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो क्या हो रहा है कि ऋण के प्रवाह में वृद्धि हो रही है और ऋण के दरों में कमी आ रही है। ऋण दर जो है वो कम होता जा रहा है। इनकी वजह से जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी बनाने हम जो कोशिश कर रहे थे, डिजिटली होना, कैशलेस होना, उसकी तरफ हम लोग ज्यादा अमाउंट में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये तो बस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इम्पैक्ट नहीं बोला है। ठीक है, इससे हुआ क्या है, जितना भी यहाँ पर धन की आपूर्ति है वो कम हो गई, जिसकी वजह से जो निजी संपत्ति आप खरीदते हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है रोजगार अवसर का नुकसान हुआ है, कृषि आय में गिरावट आई है, और कुछ सामाजिक व्यवधान जैसी चीजें उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको किसी भी आर्थिक गतिविधि का काम करना है तो आपको नकद देना होता है, नकद की यहाँ पर लागत लगती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आर्थिक गतिविधि पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उत्पादकता में यहाँ पर गिरावट आती है। ठीक है, और नकद के संबंधित जितना भी काम है उसके अंदर उपभोक्ता को थोड़ा सा खरीदारी अपनी स्थगित करनी पड़ती है, निवेश करना यहाँ पर बंद करना पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक नुकसान यहाँ पर जो है वो लोगों को देखने को मिला है। चाहे हम ये कहें कि जो डिजिटल भुगतान है वो हाल ही फिलहाल में बढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल्य में भी और मात्रा में भी। हालिया आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि इस समय के दौरान जो हमारा जीडीपी और हमारा जो जीडीपी का रेशो है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये इसका फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ आपको? 4 आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए, लास्ट के 2 आर्टिकल्स को अब हम कवर अप करते हैं और हमारा ये टॉपिक हम ओवर करते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2023 में भारत सरकार द्वारा जो है ये कोशिश की गई थी कि हम किसी भी तरीके अनाज को, बाजरा, रागी, ज्वार, इन सब के चीजों को प्रमोट करें। और यूएन ने यहाँ पर वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया, और ये चीज किसने बताई थी? इंडिया ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बाजरे के पांचवे, मतलब पहल भी हमारी थी, और हम यहाँ पर पांचवा हिस्सा भी है जो इन चीजों को उगाता है। ठीक है, सो हम लोग चाहते थे कि इस समय पोषक अनाज के रूप में भारत जो है वो निकल करके आए। इसकी ये कोशिश भी की गई थी। क्यों भाई, मिलेट्स को इतना प्रमोट क्यों कर रहा है भारत? क्या ऐसा फायदा मिल रहा है? देखो क्या होता है ना कि मिलेट जो है उसमें पौष्टिकता कुछ ज्यादा है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अगर चावल और गेहूं की तुलना में बात करूं तो खनिज, विटामिन, आहार, ये सब बहुत ज्यादा, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो हमें जो है वो यहाँ पर ये चीजों का अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इस पूरे टाइम पीरियड में मैं बात करूं तो हमें, अगर हम इसका उत्पाद करते हैं तो हमें ये चीजें जो है बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ कम ग्लूटेन भी होता है। अगर हम गेहूं की औसत बात करें तो प्रोटीन सामग्री का लगभग 80% ग्लूटेन होता है, जिसके कारण कभी कभी जठरांत्र, स्वप्रसत विकार जो होते हैं, जो हमारे पेट में पनपते हैं, वो हमें उसकी स्थिति बनती है। जबकि जो बाजरा है वो ग्लूटेन मुक्त होता है, जिसमें फाइबर का भी अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि हम ये कहते हैं कि हमें ज्यादा अमाउंट में प्रमोट करना है हमारे किसको? बाजरे को, मिलेट्स को हमें ज्यादा अमाउंट में प्रमोट करना है। जो रोटियां बनती हैं बाजरे की, ठीक है, बाजरे की जो रोटियां होती है वो लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराती हैं। ठीक है, मैंने तो देखो बहुत कम खाई है, मुझे नहीं पता उतना, मैंने तो देखो गेहूं की खाई है ज्यादा, तो मैंने तो उतना खाई नहीं है बाजरे की रोटी। पर आप में से जिसने जब भी खाई होगी तो उसको पता होगा कि उसका क्या स्वाद रहता है, और क्या होता है कि इनको पचाने में भी अधिक समय लगता है। और इस बीच जो है वो यहाँ पर जो हमारे जो रक्त शर्करा का स्तर होता है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है, बहुत ज्यादा बढ़ते भी नहीं है, तो ये सही रहता है। साथ ही साथ ही साथ बाजरे की जो खपत होती है उससे जो हमारी
ऊर्जा प्रदान करने में जितने भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें हो जाती है, जैसे हमारी छिपी हुई भूख की जो समस्या है वो भी ठीक होने लगती है। और इसकी जो फसल होती है वो आप उन जगह पे भी कर सकते हो जहाँ पे बहुत कठोर और सूखा एनवायरनमेंट होता है। आप उन जगह पे भी इसकी खेती कर सकते हो, क्योंकि इसके उगाए जाने की अवधि बहुत कम होती है, इसमें जल की आवश्यकता भी कम होती है। ये आप कम पोषक मृदा, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है ना अगर सॉइल, तो वहां पे भी आप इसको उगा सकते हो। आप पहाड़ी इलाकों में भी इसको उगा सकते हो। तो ये बहुत फायदा मिलता है ऐसी जगह पे इसको उगाने के लिए। बाजरा जो है उसमें सूक्ष्म जो पोषक होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जितनी भी आयरन और जिंक की कमी होती है वो नहीं होगी अगर ये इसको हम ज्यादा उगाते हैं और इसका ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ में कुछ इश्यूज भी हैं। अब हमने फायदे तो पढ़ लिए, अब इसके हम फायदे देख लेते हैं। सॉरी, इसके हम नुकसान चैलेंजेस देख लेते हैं। क्या हुआ, जो हमारे भारत में हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति के फादर किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो आया था, इसमें कोई सहायता नहीं मिली थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि आज के समय में इसका उत्पादन बहुत कम है, इसका उत्पादन उतना ज्यादा है नहीं। इसका उत्पादन होना चाहिए ज्यादा, पर आज के समय में उत्पादन की जो अमाउंट है वो उतना ज्यादा है नहीं इसका। सो होना चाहिए, और इसको जो है वो यहाँ पर उतना ज्यादा अमाउंट में चीजें है नहीं। और इसमें क्या होता है कि ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से बाजरे के आटे की तुलना में ग्लूटेन में ज्यादा होता है बाजरे के आटे में, तो रोटियां बेलना थोड़ा आसान नहीं होता है। ठीक है, तो गेहूं की रोटियां बेलना आसान है, इसको रोटियां बेलना उतना आसान नहीं होता। और आज के समय में इसको जो है वो हेक्टेयर की उपज, जो प्रति हेक्टेयर की हम बात करें तो उपज इसकी काफी कम है। और अगर मैं बात करूं ज्वार के लिए 1 टन है, बाजरे के लिए 1.5 टन, रागी के लिए 1.7, गेहूं के लिए जबकि ये टन जो है 3.5, और धान के लिए 4 टन जाती है। तो यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर का जो टन है वो भी बहुत कम है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, इनकी इसके लिए जो सिंचाई से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि बाजरे की खेती के लिए अभी तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। और धान और गेहूं के विपरीत जो यहाँ पर एमएसपी होता है, वो यहाँ पर जो है एमएसपी देती नहीं है सरकार इसके अंदर। अगर सरकार इसमें एमएसपी दे तो जो है फार्मर इसको भी ग्रो करना शुरू करे, पर इसमें कोई एमएसपी भी होता नहीं है। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें अभी प्रॉब्लम्स के रूप में हमें देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद अब इसको हम और क्या बेटर कर सकते हैं, तो देखिए भाई, अगर हम मिलेट्स को यहाँ पर बच्चों के आहार का प्रमुख हिस्सा शुरुआत से ही बना दे, उनको गेहूं की आदत ना डलवा के अगर ज्यादा हम बाजरे की आदत डलवाएं, तो बच्चों में तो वो चीजों की जो कमी हम देखते हैं वो होगी नहीं। अगर हम इन चीजों को स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में जो हमारी मिड डे मील जाती है, हमारा पोषण अभियान के तहत जो हम खाना पहुंचाते हैं, अगर हम इन सब चीजों में इसको प्रोत्साहित करें तो छिपी हुई भूख जो है वो मिटने में यहाँ पे मदद हो सकती है। प्लस साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, पोषण अभियान है, इसमें हम बाजरा केंद्रित उसको रखें अगर, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, सरकारों द्वारा अभी इसको बाजरा केंद्रित किया नहीं गया है। तो अगर हम इसको बाजरा केंद्रित करें तो हमें कितना फायदा होगा, और सरकार इसके लिए एमएसपी भी लेके आए। आगे के समय के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य खरीद जो होती है एमएसपी, वो लेकर के आए, जिसके तहत जो है पोषण कार्यक्रम को बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो बाजरा है वो, जो भी तैयार खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कुकीज, लड्डू, मुरक्कू, न्यूट्रिशन बार, अल्पाहार, इन सब के रूप में भी इसको परोसा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे किसी भी ऐसे राज्य को केंद्र द्वारा यहाँ पर जो है वो अपने स्कूल और अपने आंगनबाड़ी में बाजरा खरीदने के लिए एक नया रीजन या फिर एक नई चीजें जो है सरकार को पहल यहाँ पर करनी चाहिए। तो ये पहल के रूप में जो काम हो रहा है, अगर वो यहाँ पे कोशिश की जाए सरकारों द्वारा, तो ये काम किया जा सकता है, इसको और बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार की कोशिश है। बेसिक बात वही है कि जो सरकार है हमारी वो यहाँ पर कोशिश करे। ठीक है, सो सरकार को ये सारी चीजें करनी है। सरकार यहाँ पर अगर और तरीके से चीजें करती है इस चीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सो ये यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोशिश होगी तो डेफिनेटली इन सब चीजों को और प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये है आपका यहाँ पर पूरा मिलेट्स के ऊपर आर्टिकल। मिलेट्स का मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, क्यों, क्योंकि मिलेट्स जो है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है।
और आज के समय में बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिलेट्स का आर्टिकल आपको अलग से दिया है, इम्पोर्टेंट बताया है, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल बना हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ आर्टिकल की तरफ। लास्ट आर्टिकल है हमारा। यहाँ पर तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के बहुत से मंदिर हैं, उनके प्रवेश द्वार दलितों के लिए खोल दिए गए हैं। देखिए भाई हुआ क्या है, जो यहाँ पर वद वरजा पेरुमल मंदिर में दलितों के प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जश्न मनाया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच करीब 250 दलितों ने 1 किलोमीटर मार्च निकाला और इसके दौरान माला और फल लेकर मंदिर जो है, जो कि वहां पर जो है वो प्रवेश भी उन्होंने किया। ये मंदिर जो है, जो यहाँ पर मंदिर बताया जा रहा है पेरुमल मंदिर, ये 200 साल पुराना है और इसमें शुरुआतों से ही दलित को यहाँ पर प्रवेश करने से मना किया गया था। ठीक है, क्योंकि है क्या, बेसिकली आप भी जानते हैं कि आज आज के बात कर रही हूँ, आज का जो हमारा जो ये भेदभाव है, आज हम देखते हैं जो अगर कोई भेदभाव होता है वो एक तर्कहीन, ना केवल तर्कहीन ना बल्कि एक अमानवीय, इसका कोई तर्क नहीं है कि आप किसी को कास्ट के बेस पे करते। देखो यार, जो एक पर्सन की कास्ट है वो उसके हाथ में थोड़ी है। आपका कास्ट, आपका कलर, आपका जो मेल या फीमेल हो, ये सब चीजें एक पर्सन पे थोड़ी ना उसके कंट्रोल पे है। ये तो आपको कुदरती मिला है, नेचुरली मिला है ना, इसमें आपकी कोई उपलब्धता है भाई, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा तो है नहीं। आज की सोसाइटी तर्क पे काम करती है, रैशनलिज्म पे काम करती है। तो आज की सोसाइटी में ये चीजें तो है ही नहीं ना, कि भाई आपका तो इन चीजों पे है ही नहीं, जो मतलब एक तरीके से कहता है ना, कंट्रोल ही नहीं है इन चीजों पर। तो इस तरीके से जब दलितों को यहाँ पर पिछले 200 सालों से मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया था, तो ये तो एक बहुत गलत तरीका है। ये तो हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही अक्षम है हमारी सरकार, जो इन चीजों को नहीं सही कर पाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य की विफलता है, जो राज्य अपने यहाँ पर हर एक नागरिक को कहता है कि हम न्यायिक सुरक्षा देंगे, उसमें यहाँ पर उन दलितों को प्रवेश करने से रोका गया। तो इसका मतलब ये है कि आज भी ये जो इस तरीके की चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, जो एक पर्सन को उसकी इक्वालिटी के अगेंस्ट लेके जाती है। लोगों में आज भी यहाँ पर सहनशीलता की कमी है। लोकतंत्र को हमने 75 साल हो गए अपनाने भी के बाद भी फिर भी दलितों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है। तो ये तो उनके संवैधानिक और उनके मानव अधिकार दोनों के लिहाज से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उच्च जाति है अपने साथी नागरिकों के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करते हैं कि जन सामान्य की भलाई करनी है हमें, लेकिन उनके साथ ये भेदभावपूर्ण तरीके से जो आप ये करते हैं, तो उससे तो यहाँ पर उनको नुकसान पहुंचा जाता है। दोनों समूहों के बीच में दुश्मनी को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये चीजें जो है भारत की शांति व्यवस्था को जो है एक तरीके से हैम्पर करती है, नुकसान पहुंचाती है। प्लस हम कहते हैं कि भाई हम आधुनिकरण है, लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पर माने, हम कहाँ से आधुनिकरण है जब केवल जो दलित है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा भारत देश आधुनिक बनता जा रहा है। वर्तमान में ऐसे सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो अत्याचारों के विरुद्ध जो है विरोध के लिए आगे आते हैं, किंतु केवल तभी जब पीड़ित किसी विशेष जाति से संबंध रखता हो, तभी लोग उसमें आगे आते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, अपनी अपनी सोसाइटी में भी सब ये चीजें देखते हैं। और आज का जो हमारा एक सोसाइटी है, यहाँ पर कानून लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी यहाँ पर हमें जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आज भी वो चीज एग्जिस्ट, अनटचेबिलिटी हो गया, दलित का होना, ये एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये थे हमारे पूरे आर्टिकल्स आज के जुड़े हुए। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ आज का, ठीक है, अगर आपके पास 1 घंटा भी है तो तरीके से आपने पूरा सुन लिया होगा। आज जो हमने ये पूरा लेक्चर कवर अप किया है, ये हम लोगों ने कवर अप किया है पूरी तरीके से, सिर्फ ये कोशिश करी है हम लोगों ने कि प्रीलिम्स बेस्ड हम कर पाए, क्योंकि ये सारा कुछ प्रीलिम्स बेस्ड था। आज जितना भी आपने किया है प्रीलिम्स बेस्ड जो है वो सारी चीजें थी, तो हम लोगों ने प्रीलिम्स बेस्ड यहाँ पर पूरा कवर अप कर दिया है। ठीक है, ये थे आपके आज के पूरे आर्टिकल्स। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आज? हमारा क्वेश्चन मैंने वही दिया है जो अभी, जो आपको मैंने पढ़ाया है अभी।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पढ़ा है ना मैंने, उसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन दिया है। ये 19 फरवरी 2004 से इफेक्ट में आई थी। इसने आर्टिकल 338 में चेंज करके 338 ए को ऐड किया था 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता था सिर्फ वो एग्जिस्ट करता था नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि आर्टिकल 338 में लिखा हुआ था। और इसी आर्टिकल 338 में ही एसटी और ओबीसी तीनों के लिए यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर ये आर्टिकल नया एक ऐड किया गया 2003 के तहत, जिसमें इस पूरी कमीशन में क्या होता है, इस पूरी कमीशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और ये मेंबर्स जो है ये अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा एलिजिबल नहीं होते 2 साल से ज्यादा, दो बार से ज्यादा। ठीक है। और इनका काम क्या है, एसटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए जितनी भी उनके लिए आप काम हो सकते हैं, उनके लिए बेटर जो काम हो सकते हैं वो सारे कामों की लिस्ट तैयार करना, उनके बेहतर बेहतर बेहतरी बेहतर के लिए उनको काम तैयार करना। ठीक है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरा पूरा जो है हर एक चीज यहाँ पर तैयार करना, हर एक चीज जो है वो एक तरीके से एसटी लोगों के फेवर में काम करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। सेकंड, उत्कर्ष 2.0, ये एक नया यहाँ पे प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष 2.0, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टार्ट किया है 2023 से 2025 के लिए, इसीलिए मैंने बताया है। और पहली जो इसकी स्ट्रैटेजी थी वो 2019 से 2022 तक थी, तो अब 2023 हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसलिए यहाँ पर जो है वो ये नया नया यहाँ पर नई चीज बन के आई है 2.0 के नाम से, इसलिए आपको देखने को मिल रही है। राइट एवरीवन। सो ये है आपका पूरा आर्टिकल। यहाँ पर ये पूरी चीज जो है आपको यहाँ पर कवर अप करनी है। जितना मैंने बताया अच्छे से कवर करिएगा, चाहे लेक्चर आपको थोड़ा बड़ा ही क्यों ना लगे, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि पूरा पूरा आप यहाँ पर कवर अप कर सके। पूरे पूरे आर्टिकल को आप कवर अप करें, सारी बातें सुने समझे उनको नोट करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, ये था हमारा पूरा आर्टिकल। थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।